गुड आफ्टरनून एवरीवन। रसायन राहुल चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर के पार्ट 13 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि ये लेसन स्टार्ट करें, ये पार्ट स्टार्ट करें, बच्चों जिस किसी ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके उससे सपोर्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हम शेप ऑफ और एटॉमिक ऑर्बिटल्स और बाउंड्री सरफेस डायग्राम के बारे में बात करेंगे। देखिए बच्चों कि एक इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो एक्चुअल में आप न्यूक्लियस से कितनी भी डिस्टेंस पे, लार्ज डिस्टेंस पे चले जाओ न्यूक्लियस से, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो आपकी जीरो नहीं होती है ना। तो फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन डजंट बिकम जीरो इवन एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से आप कितनी भी डिस्टेंस पे आप चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो यहाँ पे एक्चुअल में ये पॉसिबल नहीं है कि कोई ऐसा फिगर ड्रॉ किया जा सके जिससे 100% प्रोबेबिलिटी के साथ में इलेक्ट्रॉन को शो किया जाए कि भाई ये पर्टिकुलर हमने ज्योमेट्रिकल फिगर बनाया और इसमें उसमें हमने मतलब ये चीज शो की है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 100%। तो ऐसा कोई मतलब ज्योमेट्रिकल फिगर पॉसिबल नहीं है। तो हम कुछ ऐसे डायग्राम ड्रॉ करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम हो। तो ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी हो सकती है, 90 से 95% प्रोबेबिलिटी होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी क्या होती है बच्चों, मैक्सिमम होती है। तो हम ऐसे डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसे सभी डायग्राम जिनमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है उसको हम मोस्ट प्रोबेबल रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोस्ट प्रोबेबल रीजन्स बोलते हैं। इनका एक और नाम है, इनको हम बाउंड्री सरफेस डायग्राम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, या फिर इनको हम ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी सब जहां पे होती है उसी को तो हम ऑर्बिटल बोलते हैं। अब इनका ये अलग अलग नाम है, मोस्ट प्रोबेबल रीजन या बाउंड्री सरफेस डायग्राम। अब बच्चों हम बात करते हैं रेडियल वेव फंक्शन की। तो देखिए रेडियल वेव फंक्शन क्या होता है। देखिए रेडियल वेव फंक्शन जो है वो क्या होता है उसको हम समझते हैं। तो बच्चों एक्चुअल में ऑर्बिटल्स के शेप को फाइंड आउट करने के लिए एक्चुअल में हम बात करते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल। एक्चुअल में ये शेप ऑफ ऑर्बिटल्स हम कैसे ऑब्टेन करते हैं कि एक्चुअल में हम वेव फंक्शन में वेरिएशन है ना विथ डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस है ना। ये डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। आपके शाई में जितना चेंज होता है उससे हम ऑर्बिटल्स की शेप फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो अब ये जो एक्चुअल में वेव फंक्शन जो होता है, शाई मीनिंग मीन होता है वेव फंक्शन। वेव फंक्शन जो है वो आपका न्यूक्लियस से डिस्टेंस के साथ में, इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियल वेव फंक्शन। क्या बोलते हैं? रेडियल वेव फंक्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके बीच में? शाई और रेडियस के बीच में। ठीक है, डिस्टेंस के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो हम ये ग्राफ प्लॉट करते हैं 1s ऑर्बिटल के लिए, 2s ऑर्बिटल के लिए और हम 2p ऑर्बिटल के लिए ये ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो देखिए ये ग्राफ है ये 1s ऑर्बिटल के लिए ग्राफ है। इसके लिए बच्चों 1s ऑर्बिटल के लिए ग्राफ है। तो शाई की वैल्यू देखिए जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस आपकी बढ़ती जाएगी शाई की वैल्यू कम होती जाती है। ठीक है, मतलब डिस्टेंस इंक्रीज होने पर शाई की वैल्यू क्या होती है? कम होती जा रही है ना, कंटिन्यूसली कम होती जा रही है। तो ये आपके 1s ऑर्बिटल के लिए हो रहा है। 2s ऑर्बिटल के लिए देखिए, 2s ऑर्बिटल के लिए ये 2s ऑर्बिटल है। 2s ऑर्बिटल के लिए रेडियल वेव फंक्शन जो है ये शाई है ना, इसकी वैल्यू देखिए पहले आप यहाँ से डिस्टेंस बढ़ रही है तो शाई की वैल्यू कम हो रही है। डिस्टेंस बढ़ने पर शाई की वैल्यू कम हो रही है स्टार्टिंग में। फिर यहाँ पे एक पॉइंट ये आ गया है, यहाँ पे शाई की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों? जीरो। और उसके बाद में भी डिस्टेंस आप जब बढ़ाते जा रहे हैं तो शाई की वैल्यू
नेगेटिव में चली जाती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या है, रेडियस बढ़ाने पे साई की वैल्यू मतलब कम हो रही है, फिर साई की वैल्यू 0 हो गई, फिर साई की वैल्यू नेगेटिव में हो गई। किसके लिए? 2s ऑर्बिटल के लिए। ऐसा हो गया। अब बच्चों देखते हैं 2p ऑर्बिटल के लिए, है ना, साई की वैल्यू देख लेते हैं। हाँ देखो, ये 2p ऑर्बिटल है, इसके लिए साई की वैल्यू क्या हो रही है बच्चों? देखिए, ये 2p ऑर्बिटल के लिए रेडियस बढ़ने पर साई की वैल्यू बढ़ रही है। पहले ये साई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, फिर यहाँ पे एक पर्टिकुलर रेडियस पे साई की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। ये साई की वैल्यू रेडियस बढ़ने से बढ़ रही है और एक टाइम पे मैक्सिमम हो गई। इसके बाद में रेडियस बढ़ने पे साई की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपके घटना चालू हो जाएगी, कम होना चालू हो जाएगी। तो ये किसके लिए है? 2p ऑर्बिटल के लिए, है ना, रेडियल वेव फंक्शन। अब हम फिर से चलते हैं 2p ऑर्बिटल की तरफ। बच्चों ये तो आपको मैंने बताया है 2p ऑर्बिटल। अब हम बात करते हैं 2s ऑर्बिटल के लिए। तो 2s ऑर्बिटल यहाँ पे हमको, है ना, ये 2s ऑर्बिटल है बच्चों। तो ये 2s ऑर्बिटल के लिए हमने जो बात करी थी कि साई की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रही है पॉजिटिव और नेगेटिव, दो वैल्यू मिल रही है। देखो ये जो है ना पॉजिटिव, ये 0 से ऊपर की सारी वैल्यू क्या है? साई की पॉजिटिव वैल्यू है। और इस 0 के नीचे साई की वैल्यू क्या है बच्चों? नेगेटिव वैल्यू है साई की। तो हमको यहाँ पे दो वैल्यू मिलती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों वैल्यू मिलती है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू क्या है? साई के साइन है। ठीक है, अब देखिए, आप यहाँ पे 2p ऑर्बिटल के लिए जहां पर साई की वैल्यू 0 होती है, ये एक पॉइंट आपने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे जब साई की वैल्यू 0 होती है उसको हम बोलते हैं नोड, या उसको बोलते हैं नोडल सरफेस। क्या बोलते हैं? नोडल सरफेस। नोडल सरफेस वो सरफेस होते हैं जहां पे रेडियल वेव फंक्शन की वैल्यू 0 होती है। ओके, उसको हम नोड या नोडल सरफेस कहते हैं। ये नोडल सरफेस आपको क्या शो कर रहा है? ये नोडल सरफेस या नोड ये शो कर रहा है कि यहाँ पे साई की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव कन्वर्ट हुई। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये उससे ऊपर तो साई की वैल्यू पॉजिटिव थी, इससे नीचे साई की वैल्यू नेगेटिव है। तो नोड जो है ऐसे सरफेस होते हैं जहां पे साई की वैल्यू जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव साई जो है उसमें कन्वर्ट हो रही है वैल्यू। ठीक है बच्चा, ये समझ में आया आपको? ओके, अब हम बात करते हैं इन जनरल की साई की वैल्यू जो है। देखिए, ये आपका 1s ऑर्बिटल है, इसमें आपको कोई नोड नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसमें नोड या नोडल सरफेस क्या है? 0 1s ऑर्बिटल के लिए। अब हमने 2s ऑर्बिटल में देखा, 2s ऑर्बिटल में कितने नोड है? आपको 2s ऑर्बिटल में एक नोड मिला। इसी तरीके से 3s ऑर्बिटल में आपको दो नोड मिलेंगे, है ना। तो हम यहाँ पे एक जनरलाइज कर देते हैं इसको रेडियल वेव फंक्शन में। देखिए बच्चों, ये जब आपके पास में 1s ऑर्बिटल में 0 नोड था, ठीक है, 2s ऑर्बिटल में 1 नोड है, 3s ऑर्बिटल में 2 नोड है। इसका मीनिंग क्या होता है? यदि आपके पास ns ऑर्बिटल्स है बच्चों, यदि आपके पास ns ऑर्बिटल्स है तो आपके पास नोड क्या होंगे? n-1 आपके पास में नोड्स हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं रेडियल वेव फंक्शन। रेडियल वेव फंक्शन हम p ऑर्बिटल के लिए। तो बच्चों यहाँ पे आपका 2p ऑर्बिटल हमने देखा था, अभी मैंने आपको बताया था ये 2p ऑर्बिटल है। 2p ऑर्बिटल के लिए नोड कितना है? यहाँ पे आपको कुछ नोड नजर आ रहा है? नोड 0 नोड है 2p ऑर्बिटल के लिए। तो आपका यहाँ पे इसको भी हम जनरलाइज करेंगे, 2p ऑर्बिटल्स के लिए क्या हो जाएगा? नोड जो है 0 नोड। ठीक है, अब देखिए np ऑर्बिटल के लिए नोड कितना होगा? n-2 नोड होगा। क्या होगा? n-2 नोड। ns के लिए n-1 नोड होते हैं और np के लिए n-2 नोड होते हैं। ठीक है,
अब एक और बात यहाँ पे कि जैसे जैसे ये डिस्टेंस जो है आपकी बढ़ती जा रही है ना, इस सब में जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है वैसे वैसे साई की वैल्यू डिस्टेंस के साथ कम होती जा रही है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से कम होती जा रही है साई की वैल्यू, और एक ऐसी डिस्टेंस इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके साई की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो। तो आर जो है इनफाइनाइट पे साई की वैल्यू जीरो हो जाएगी। आप ये सब में देख सकते हैं, यहाँ पे भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे साई की वैल्यू आपकी ये यहाँ पे जीरो होगी। ठीक है, इसमें भी देख सकते हैं आप। देखिए बच्चों, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे आप जैसे यहाँ पे देखिए डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे ये साई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे साई की वैल्यू जीरो हो जाती है। अब बच्चों हम ये चीज समझते हैं कि भाई इसका जो है ना रेडियल वेव फंक्शन जो साई है इसका क्या फिजिकल वैल्यू है। ठीक है, उस चीज को हम समझते हैं। तो देखिए बच्चों, इस रेडियल वेव फंक्शन जो हमने अभी बात की थी साई की, है ना, साई की बात की थी हमने, और इसके प्लॉट की बात की थी हमने, इसके प्लॉट्स को देखा। तो इनका कोई भी साई और उसके प्लॉट्स का कोई भी फिजिकल मीनिंग नहीं होता। ठीक है, इसका कोई भी फिजिकल मीनिंग नहीं होता, लेकिन इस रेडियल वेव फंक्शन या साई का जो है वो एक्चुअल में कुछ इंपॉर्टेंस है। वो इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए साई की वैल्यू जो है वो डिस्टेंस के साथ कैसे चेंज होती है वो हम जान सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो हम प्लॉट से क्या जान सकते हैं कि साई की वैल्यू आपकी डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करती है, ये हम जान सकते हैं। दूसरा, हम नोड के बारे में जानते हैं। यहाँ पे प्लॉट से हमको नोड के बारे में जानकारी मिलती है, नोड्स के बारे में। तो नोड से क्या पता चलता है कि जहां पे साई की वैल्यू चेंज होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, उसको हम बोलते हैं, है ना, साई का साइन जो है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे चेंज हो जाता है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो उन सारी जहां पे चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। ये एक दूसरी चीज यहाँ पे पता चलती है हमको। तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तीसरा, आपका जो केमिकल बॉन्डिंग है ना उसको अंडरस्टैंड करने में यहाँ से हेल्प मिलती है। केमिकल बॉन्डिंग को के अंडरस्टैंडिंग में हमको हेल्प मिलती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इससे इतना ही पता चलता है हमको। अब हम आगे बात करते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की। अब बच्चों प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात करते हैं हम, तो उसके लिए देखिए हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात करते हैं। देखिए बच्चों, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होती है इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट था, जर्मन फिजिसिस्ट था, जिसका नाम था मैक्स बॉर्न। क्या था, मैक्स बॉर्न। इस मैक्स बॉर्न ने क्या बताया कि आपने वेव फंक्शन का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी को बताता है। ठीक है, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की हमने बताया था ना प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो साई स्क्वायर वही होती है कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जो होती है उसको शो करता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना कितनी है ना। तो उसने वेव फंक्शन को साई स्क्वायर की फॉर्म में बताया, और उसने साई स्क्वायर का आर के साथ वेरिएशन को शो किया। मतलब कि इस डिस्टेंस का न्यूक्लियस से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो वेरी करेगी। ठीक है, तो इस चीज को उसने क्या किया, साई स्क्वायर आर के बीच में प्लॉटिंग करके इस चीज को एक्सप्लेन किया। तो बच्चों यहाँ पे हमको फिर 1s 2s और 3s के लिए हम प्रोबेबिलिटी को देख लेते हैं कि 1s 2s और 3s के लिए कैसे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी चेंज होती है। ठीक है, तो मैं फिर से आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। देखिए 1s ऑर्बिटल के लिए, 2s ऑर्बिटल के लिए और 2p ऑर्बिटल के लिए, ये तीनों ऑर्बिटल के लिए इलेक्ट्रॉन की हम क्या करेंगे, साई स्क्वायर और आर के बीच में प्लॉट बनाएंगे, है ना, ग्राफ बनाएंगे, और देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे मैक्सिमम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो भी आपको ग्राफ मिलेगा बच्चों, है ना, तो ग्राफ की वैल्यू हमेशा जो है यहाँ पे ग्राफ जो है साई स्क्वायर, इनके जो साई स्क्वायर और आर के बीच में जो ग्राफ मिलेगा, साई स्क्वायर और आर के बीच में जो ग्राफ मिलेगा
उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। मतलब मैंने 2s के लिए जो साई और आर के बीच में जो ग्राफ मिला था उसकी वैल्यू नेगेटिव में जा रही थी, आपको पता हो तो। ये साई और आर के बीच में आपने 2s के लिए जो ग्राफ लिया था उसकी वैल्यू नेगेटिव में जा रही थी, लेकिन जब आपने यहाँ पे साई की जगह साई स्क्वायर कर लिया तो बच्चों कोई भी नेगेटिव का स्क्वायर करने पर वो पॉजिटिव हो जाता है। इसीलिए साई स्क्वायर और आर के बीच में जो ग्राफ आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी और जो पॉजिटिव थे वो तो पॉजिटिव थे ही। यहाँ पे 2s के लिए जो नेगेटिव वैल्यू आ रही थी साई की वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर, क्योंकि स्क्वायर करने पर वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। तो चलिए हम वन बाई वन देख लेते हैं। देखिए ये ग्राफ साई स्क्वायर और आर के बीच में ग्राफ है, ये 1s ऑर्बिटल के लिए है। किसके लिए? 1s ऑर्बिटल के लिए। तो बच्चों यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ कम हो रही है, ठीक है। तो आप जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी कम होती जाएगी, ठीक है। किसके लिए? 1s ऑर्बिटल के लिए, है ना। डिस्टेंस बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। ओके, तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे सबसे ज्यादा है बच्चों? तो ये इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी, इसको आगे की तरफ यदि इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है 1s ऑर्बिटल के लिए न्यूक्लियस पे सबसे ज्यादा है। तो ये जो डिस्टेंस, जीरो डिस्टेंस जो है ना, ये न्यूक्लियस को शो करती है। किसको शो करती है? न्यूक्लियस को शो करती है। तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी? एट द न्यूक्लियस। कहाँ पे होगी? एट द न्यूक्लियस। इसके लिए 1s ऑर्बिटल के लिए। ओके, तो यहां से आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी। अब हम बात करते हैं 1s ऑर्बिटल के लिए हमने बात करी, अब हम 2s ऑर्बिटल के लिए बात करते हैं। बच्चों ये 2s ऑर्बिटल है ना। 2s ऑर्बिटल का साई स्क्वायर और हम आर के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो देखिए डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ प्रोबेबिलिटी जो इलेक्ट्रॉन के मिलने की कम हो जाती है। तो ये न्यूक्लियस है, ये जीरो डिस्टेंस है बच्चों। यहाँ से न्यूक्लियस से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है। और एक ऐसी जगह है जहां पे प्रोबेबिलिटी क्या होती है? पूरी तरीके से जीरो प्रोबेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। तो उस जगह को हमने क्या बताया था? नोड बताया था। नोड पे इलेक्ट्रॉन मिलते ही नहीं है और उसके बाद में फिर से नोड से थोड़ा सा आगे जाएंगे, प्रोबेबिलिटी फिर से बढ़ेगी, है ना। प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, फिर क्या होगा? ये मैक्सिमम पहुंचने के बाद में प्रोबेबिलिटी फिर से कम हो जाएगी। क्लियर? अब बच्चों ये देखिए, ये हमने साई स्क्वायर और आर के बीच में ग्राफ लिया था। हमने साई और आर के बीच में जो ग्राफ लिया था उसकी वैल्यू कैसी थी? उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी थी, जीरो भी थी और नेगेटिव भी थी, ठीक है। जीरो तो नोड पे थी, जो यहाँ पे भी आपको साई स्क्वायर और आर के बीच में दिख रही है। जीरो नोड पे आपको वैल्यू दिख रही है और आपको बाकी सारी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में नजर आ रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने साई स्क्वायर और आर के बीच में ग्राफ लिया है, इसलिए ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं जाती है। क्लियर बच्चों? अब देखिए, अब हम बात करते हैं 2s ऑर्बिटल हो गया। अब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे एक चीज है, तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ पे? यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन के मिलने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है वो न्यूक्लियस पे है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट द न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये 1s और 2s ऑर्बिटल पे न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। अब हम बात करते हैं 2p ऑर्बिटल के लिए। तो बच्चे ये है हमारा 2p ऑर्बिटल। 2p ऑर्बिटल देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जैसे ही डिस्टेंस बढ़ती है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है और वो मैक्सिमम होके फिर क्या हो जाती है? प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आपको प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम मिलती है। कहाँ पे? पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, लेकिन न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जीरो एट न्यूक्लियस। इसके लिए 2p ऑर्बिटल के लिए। तो हम यहाँ पे एक चीज को जनरलाइज कर सकते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक चीज को हम ये जनरलाइज कर सकते हैं
कि यहाँ पे आपका s ऑर्बिटल के लिए, ठीक है, वो s ऑर्बिटल 1s था और 2s था, उसके लिए इलेक्ट्रॉन के मिलने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ थी, एट न्यूक्लियस, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो 1s 2s ऑर्बिटल के अलावा या s ऑर्बिटल के अलावा जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं जैसे p ऑर्बिटल्स, ठीक है, न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 होती है। एट न्यूक्लियस प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है बच्चों, 0 होती है, ठीक है। ये आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही है या नहीं, फिर से लिख देता हूं मैं, ठीक है, कहाँ पे, न्यूक्लियस पे, ओके। पी ऑर्बिटल के लिए न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सारी ऑर्बिटल एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल हैव 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट न्यूक्लियस। तो यहाँ पे ऑल ऑर्बिटल्स एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल हैव 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट दी न्यूक्लियस, ठीक है। अब बच्चों हम बात करते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन की, है ना, क्या बात करते हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन की बात करते हैं। चलिए, ये रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है वो होता है बच्चों, उसको लिख देते हैं हम, मैं लिख देते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, फोर पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर, ये होता है रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। अब हम इसको समझते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने बात की थी प्रोबेबिलिटी, है ना, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की वर्सेस आर, ये हमने बात की थी कि भाई इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे डिस्टेंस के साथ साथ कैसे इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी जो है वो वेरी करती है, उसको हमने समझा था, है ना, न्यूक्लियस कह रहा हूँ। तो अब हम बात करते हैं यहाँ रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन में हम बात करते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी की, इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी की, ठीक है। तो एक वेरी वेरी स्मॉल वॉल्यूम के अंदर, है ना, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम टोटल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के मिलने की। तो हम स्मॉल वॉल्यूम, आप डी वी कंसिडर कर लीजिए स्मॉल वॉल्यूम, है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या है, साई स्क्वायर। तो आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी बच्चों क्या हो जाएगी, वहां पे टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ठीक है, एक स्मॉल रीजन के अंदर टोटल प्रोबेबिलिटी होगी साई स्क्वायर इंटू डी वी, ठीक है। अब आपने यहाँ पे वॉल्यूम कंसीडर कर दिया जिसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की टोटल प्रोबेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे डीवी क्या है, वॉल्यूम है, वो रीजन या वो वॉल्यूम है जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी है। तो अब देखिए, हम एटम को क्या मानते हैं, एटम को एक स्फेरिकल सिमेट्रिकल मानते हैं, मतलब एक स्फीयर मानते हैं एटम को, मानते कि नहीं मानते। तो हम यहाँ पे एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी को भी एक स्फेरिकल शेल की तरह हम उसको शो करेंगे, ठीक है। तो उस स्फेरिकल शेल की रेडियस आर होगी और हम वहां पे इस आर पे हमने क्या किया था कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करी थी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करी थी। अब हम वहां पे क्या कर रहे हैं, उसके वॉल्यूम को भी हम कंसीडर कर रहे हैं। तो वॉल्यूम को हम क्या करेंगे बच्चों, ये रेडियस को आर प्लस डी आर कर देंगे, है ना, रेडियस को क्या कर देंगे, आर प्लस डी आर। तो स्पेरिकल शेल में आपका डिस्टेंस आर और यहां से आर प्लस डी आर, है ना। तो ये जो है, आप इतना और वॉल्यूम ले लो, है ना, इतना डिस्टेंस और बढ़ा के इतना वॉल्यूम ले लो, तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। चलो इसको समझते हैं।
मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो बच्चों इसको हम इस तरीके से समझते हैं। और देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि एटम जो है क्या होता है, स्फेरिकल सिमेट्री का होता है। तो आप इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर वो भी स्फेरिकल ही होंगे, ठीक है, स्फेरिकल शेल में होंगे। तो ये आप शेल मान लीजिए। अब यहाँ पे आप एक स्पेस, एक्चुअल में न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अराउंड में एक स्पेस है जिसमें आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सेल को आप क्या करेंगे, ये बहुत सारी, ये शेल है बच्चों, ये क्या है, शेल है। कहाँ पे, न्यूक्लियस के अराउंड। यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ आप सेल कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से न्यूक्लियस से आपकी जो डिस्टेंस आर पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम थी, ठीक है। अब लेकिन हम एक ऐसा रीजन क्रिएट कर रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी टोटल हो, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब 100% प्रोबेबिलिटी हो। तो हम इसको एक्चुअल में इसको एक वॉल्यूम की तरह हम उसको इसको बढ़ा देते हैं। ये जो है हमने एक यहाँ पे और बढ़ा दिया, तो यहाँ जो है डी आर करके हमने रेडियस बढ़ा दी, मतलब वॉल्यूम कितना बढ़ाया, डी वी वॉल्यूम हमने यहाँ पे कंसीडर कर दिया। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बच्चों क्या हो जाएगी, तो ये आर प्लस ये रेडियस क्या होगी, आर प्लस डी आर रेडियस हो जाएगी, है ना। तो प्रोबेबिलिटी को हम, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो जाएगी साई स्क्वायर, ये तो साई स्क्वायर हो गया। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ये वॉल्यूम हो जाएगा। तो इस साई स्क्वायर को हम 4 पाई आर स्क्वायर डी आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपकी आ गई टोटल प्रोबेबिलिटी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन की एट पर्टिकुलर डिस्टेंस आर क्या बोली जाती है, रेडियल प्रोबेबिलिटी बोली जाती है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर, इसका आप जब आर के साथ में प्लॉट करेंगे तो उस हम प्लॉट को क्या बोलते हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, उसको क्या बोलते हैं बच्चों। इस 4 पाई स्क्वायर साई स्क्वायर के बीच में आप जब प्लॉट करते हैं आर के बीच में, तो इस प्लॉट को बोलते हैं हम रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये किस किसके बीच में होगा, आपका 4 पाई स्क्वायर साई स्क्वायर आर के बीच में, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। चलिए इसको देख लेते हैं हम। तो बच्चों ये जो है ना, एक्चुअल में हमने बात करी है, हम इसके ग्राफ को देखते हैं। तो देखिए यहाँ 4 पाई स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर और आर के बीच में जो फंक्शन होता है उसको रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं। और इनके बीच के ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बोलते हैं, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कि एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे हम रेडियल रेडियल एक मिनट, ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ जो था ये एक्चुअल में किस बात पे डिपेंड करता है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ ये बच्चों साई स्क्वायर की वैल्यू पे भी डिपेंड करता है और आपके शेल के वॉल्यूम पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ जो है वो साई स्क्वायर और सेल के वॉल्यूम दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है हम यदि 1s के लिए बात करते हैं, 1s के लिए बात करते हैं, तो न्यूक्लियस के पास में तो मैक्सिमम होती है ना, मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस क्या होती है, मैक्सिमम एट न्यूक्लियस कैसे होती है, देखिए ये हम ग्राफ लेंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने साई स्क्वायर और हमने क्या किया है, वॉल्यूम ऑफ शेल, इन दोनों को हमने कंसीडर किया एक साथ,
रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन के लिए साइज स्क्वायर और वॉल्यूम ऑफ शेल दोनों को कंसीडर किया। तो न्यूक्लियस के ऊपर या न्यूक्लियस के पास में, नियर द न्यूक्लियस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो मैक्सिमम होती है, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की कम होती जाती है, साइज स्क्वायर की वैल्यू कम होती जाती है डिस्टेंस बढ़ने से। अब देखिए बच्चों, हमने वॉल्यूम को कंसीडर किया है, तो वॉल्यूम बढ़ने के, सॉरी रेडियस को कंसीडर किया है, तो रेडियस आप बढ़ाते जाएंगे तो आपका वॉल्यूम जो है वो बढ़ता जाएगा। तो ये आप क्या है, वॉल्यूम है। तो सेल का वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ सेल जो है वो बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे सेल का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी डिस्टेंस बढ़ने से आपकी कम होती जाएगी। क्लियर? तो आप कितने भी कॉन्सेंट्रिक रिंग आप जब बनाएंगे उसके चारों ओर, तो आपने क्या करेंगे कि न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, और वो भी हमने बताया 90 से 95%। अब आपको टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आप थोड़ा और उस सेल के वॉल्यूम को और बढ़ाएंगे, जहां पे आपको क्या है कि टोटल प्रोबेबिलिटी मिल सके इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की। लेकिन जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी या संभावना जो है वो कम होती जाएगी, और न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, ये 1s ऑर्बिटल के लिए हमने बात करी है। अब हम बच्चों उस डिस्टेंस की बात करते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है ना। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन में हमने बात की थी, ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो साइज स्क्वायर और सेल के वॉल्यूम दोनों का कॉम्बिनेशन होती है, ये अभी हमने बताया आपको। और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन के जो मिलने की पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, वो कितनी डिस्टेंस पर मैक्सिमम है। ठीक है, तो देखिए 1s ऑर्बिटल के लिए तो हम यहाँ पे ग्राफ लेते हैं, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी जो है 4π² साइज स्क्वायर और डिस्टेंस के बीच में हमने यहाँ ग्राफ प्लॉट करा है, तो यहाँ पे आपको पीक मिल रही है। ठीक है, तो जैसे आप डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं, है ना, डिस्टेंस रेडियस इंक्रीज कर रहे हैं न्यूक्लियस से, तो आपको यहाँ पे एक ऐसी जगह है, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो बच्चों इस रेडियस को जब कैलकुलेट किया गया तो इसको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। इस जगह को क्या बोलते हैं बच्चों, रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो जब ये रेडियस कैलकुलेट की गई तो ये रेडियस की वैल्यू आई थी 52.9 पिकोमीटर। तो मतलब न्यूक्लियस से 52.9 पिकोमीटर पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्सिमम होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। तो बच्चों ये जो चीज है ना, ये बोर ने भी कैलकुलेट करी थी, आपको पता हो तो बोर ने भी फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए यही रेडियस कैलकुलेट की थी, है ना। फर्स्ट ऑर्बिटल की रेडियस बोर ने बताया था 52.9 पिकोमीटर होती है, और यहाँ पे भी आपको यही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो 52.9 पिकोमीटर पर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। लेकिन यहाँ पे एक फर्क है बोर और इस वेव मैकेनिक्स में। बोर ने ये बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑलवेज न्यूक्लियस से 52.9 पिकोमीटर डिस्टेंस पर ही मिलेगा। ठीक है, यही बताया था 52.9 पिकोमीटर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है, ये बताया था कि ऑलवेज इतनी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा। लेकिन वेव मैकेनिक्स बोलती है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 52.9 पिकोमीटर पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। क्या है, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। इलेक्ट्रॉन इससे कम डिस्टेंस पर भी मिल सकता है, मतलब इससे शॉर्टर डिस्टेंस पर भी इलेक्ट्रॉन आपको मिल सकता है, मतलब वहां पे भी प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे मैक्सिमम है। जबकि बोर्ड ने बोला था कि यहाँ पर ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा 52.9 पिकोमीटर पर। ठीक है, ऑलवेज। तो यहाँ पे ये फर्क है। ओके, जबकि ये डिस्टेंस जो है वो इससे शॉर्टर डिस्टेंस हो सकती है। लेकिन देखिए बच्चों, यहां से आपको एक चीज समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका 52.9 पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के मिलने की। लेकिन न्यूक्लियस पे, ये जो जगह है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, है ना। तो न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है।
ठीक है, तो 0 प्रोबेबिलिटी है एट द न्यूक्लियस। प्रोबेबिलिटी क्या है इलेक्ट्रॉन के मिलने की? 0 एट द न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है डिस्टेंस बढ़ने के साथ में, है ना, और वो मैक्सिमम हो जा रही है। मैक्सिमम होने के बाद फिर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी डाउन होती है डिस्टेंस बढ़ने से। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये चीज समझे, एट द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। ठीक है, डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ प्रोबेबिलिटी आपके इलेक्ट्रॉन मिलने की बढ़ती जा रही है, वो मैक्सिमम हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा? प्रोबेबिलिटी डिस्टेंस बढ़ने के साथ में कम हो जाएगी। ठीक है, इस ग्राफ से ये चीज समझ में आती है बच्चों। अब हम बात करते हैं 2s ऑर्बिटल के लिए, है ना, ये तो 1s ऑर्बिटल के लिए मैंने आपको बताया है। अब हम बात करते हैं 2s ऑर्बिटल के लिए। देखिए 2s ऑर्बिटल के लिए हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, है ना, तो ये रेडियल प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, 4π² साई² और r, ये हमने बात करनी है 2s ऑर्बिटल के लिए। तो बच्चों 2s ऑर्बिटल के लिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दो रीजन ऐसे है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, एक तो ये वाला और एक यहाँ पे ये वाला। तो ये दो रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है मैक्सिमम है, हाई प्रोबेबिलिटी की ये दो रीजन मिलते हैं। और इन दो रीजन के बीच में एक रीजन ऐसा मिलता है जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी आपकी 0 है। क्या है? इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्ड। ठीक है, और न्यूक्लियस पे देखिए, न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। फिर न्यूक्लियस से थोड़ा सा जैसे बढ़ते जाएंगे प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी, फिर कम होते होते 0 हो जाएगी, फिर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी और वो मैक्सिमम हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी धीरे 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 कम होते हुए आपकी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे 0 हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2p ऑर्बिटल के लिए। तो बच्चों ये है हमारा 2p ऑर्बिटल। तो 2p ऑर्बिटल के लिए हम बात करते हैं, ये आपका डिस्टेंस है r और ये है आपका 4π² साई²। ठीक है, इसके बीच में हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ से डिस्टेंस आपके न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी पहली बात तो 0 है, फिर डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है और एक जगह पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो रही है, उसके बाद में डिस्टेंस बढ़ाने पे प्रोबेबिलिटी फिर से कम हो रही है। ठीक है, तो ये आपके 2p ऑर्बिटल में इसी तरह हो रहा है जैसे आपका 2s ऑर्बिटल में हमने देखा था। लेकिन यहाँ पे देखिए, सॉरी 1s ऑर्बिटल में हमने देखा था, 1s ऑर्बिटल में ऐसे ही था कि पहले डिस्टेंस बढ़ाने के साथ साथ प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, मैक्सिमम हो जाती है, फिर कम हो जाती है। तो ये 1s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल में एक जैसा ग्राफ आपको नजर आ रहा है, लेकिन 2p ऑर्बिटल 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल इसके ग्राफ में आपको बहुत सारा फर्क नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पे 2p ऑर्बिटल में क्या हो रहा है बच्चों की, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की दो जगह प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। एक तो ये जो जगह है ये न्यूक्लियस के पास में है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है 2s ऑर्बिटल में न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, मतलब ये न्यूक्लियस है और ये आपका इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के पास में मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। दूसरा आपका न्यूक्लियस से एक दूसरी जगह है जहां पे मिलने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है। ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि जो 2s ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस के पास में है। क्या है? 2p की तुलना में 2s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास होता है और वो न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में ज्यादा रहता है। अब देखिए यहाँ पे हमने 2p ऑर्बिटल के बारे में बात की थी ना, तो 2p ऑर्बिटल में हमको एक मैक्सिमा मिला था, मतलब ये आपका एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, जबकि यहाँ पे दो जगह पे हो रही है। ठीक है, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 2s ऑर्बिटल में दो जगह पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम क्यों है? एक तो ये जगह पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, दूसरी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, ये दोनों जगह। ठीक है बच्चों, अब ये इसलिए होता है क्योंकि 2s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास में होता है, तो न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में ये ज्यादा रहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में एज कम्पेयर टू 2p, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में ज्यादा रहता है, तो ये न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा पेनिट्रेट कर जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस के पास में पेनिट्रेट कर जाता है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी जो है न्यूक्लियस के पास में मिलने की ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे और 2s ऑर्बिटल की एनर्जी जो है
वो एज कम्पेयर टू 2p ऑर्बिटल लोअर होती है। ठीक है, तो ये ज्यादा स्टेबल होता है 2s ऑर्बिटल, है ना, मोर स्टेबल होता है, और इसकी एनर्जी कम होती है। क्लियर? ओके, तो बच्चों ये आपका रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन हो गया। अब आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। और आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और बच्चों कुछ भी आपको इसमें डाउट है, प्रॉब्लम है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डालिए, तो मैं उसका रिप्लाई आपको दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।